नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग 12 अप्रैल 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्लास सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी है। आइए उन विषयों को देखते हैं जिन्हें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कल आप लोगों से जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तरों को देखेंगे। उसके बाद समाचार खंड के अंदर में हम लोग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर करेंगे। उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र, फिर नतांज परमाणु सुविधा जिसका संबंध ईरान के साथ में है। इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातक के स्तर पर इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के विषय में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और कुछ विशेषज्ञ इसको औपनिवेशिक शासन की परंपराओं के साथ में जोड़ करके देख रहे हैं। यहां पर क्या निहित चिंताएं हैं, पक्ष विपक्ष क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद चुनावी हिंसा और चुनाव आयोग, विशेष रूप से बंगाल चुनाव के संदर्भ में, इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न और सबसे अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों की रूपरेखा को देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों के उत्तरों को। स्टूडेंट्स, इसमें पहला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। शुरुआत के तीनों बिल्कुल सही हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और कैबिनेट सचिव का इससे कोई संबंध नहीं होता है, तो इसका जवाब है ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। स्व सहायता समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, यह एक अनौपचारिक समूह है और सोसाइटी अधिनियम के तहत इसका पंजीकरण अनिवार्य है। दूसरा है, स्व सहायता समूह आपसी विश्वास के आधार पर अपने सदस्यों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करते हैं। स्टूडेंट्स, संपार्श्विक मुक्त का मतलब होता है कि कुछ संपत्ति बंधक के रूप में वहां पर नहीं रखनी पड़ेगी, मतलब कोलेटरल फ्री। दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही है और मैं आप लोगों को यह बता देना चाहूंगा कि जो स्व सहायता समूह हैं, ये लोग स्वेच्छा से बनाते हैं सामाजिक मदद को आगे बढ़ाने के संदर्भ में, और सोसाइटी अधिनियम के साथ में पंजीकरण से इसका कोई संदर्भ यहां पर नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से। ई गवर्नमेंट विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जवाब है सी, संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन कार्यक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में अभियोजन के लंबित होने पर भी भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित लोक सेवकों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है, लोकपाल को किसी भी समिति, ट्रस्ट या निकाय जो विदेशी अंशदान प्राप्त करता है के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। स्टूडेंट्स, एक तो यहां पर जो किसी भी समिति, ट्रस्ट और निकाय की जो बात है, इसमें कुछ सीमाएं होती हैं और हम लोग अगर बात करें यहां पर ट्रस्ट वगैरह की, तो 10 लाख रुपए से जब अधिक के अनुदान आते हैं तब वहां पर यह जो है अधिकार लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत जाता है। तो इसका मतलब है दूसरा वाला गलत हो गया। हमें सही कथन की पहचान करनी थी और सही हो गया ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना स्वतः संज्ञान अथवा सक्रिय आधार पर प्रकट की जा सकती है। ठीक है। दूसरा है, आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाले आवेदक को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ओके। तीसरा है, अनिवासी भारतीय शासन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दायर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा वाला यहां पर गलत है, क्योंकि यहां पर जो शुल्क है, कुछ लोगों को शुल्क से छूट है, जैसे बीपीएल समूह के लोग हो गए, लेकिन सामान्य रूप से यहां पर शुल्क का प्रावधान है। हालांकि वो नाम मात्र का है, लेकिन प्रावधान है।
दूसरा वाला यहां पर गलत है, पहला और तीसरा सही है और जवाब हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है नागरिक चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। विकल्प है इसमें संगठन के दृष्टिकोण और उद्देश्य से संबंधित वक्तव्य शामिल है। दूसरा है इसमें यह शामिल है कि नागरिक सेवा प्रदाता से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तीसरा है नागरिक चार्टर कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है। और चौथा है इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नागरिक से संगठन की अपेक्षाएं शामिल है। अब आप लोग यहां ध्यान रखना, आपसे पूछा गया है गलत स्टेटमेंट को। तो ये जो नागरिक चार्टर होते हैं स्टूडेंट्स, वो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं और इसलिए सी यहां पर गलत है और इसीलिए हमारा ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और स्टूडेंट्स यहां पर जो दोनों कथन हैं, दोनों ही कथन यहां पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। निम्नलिखित में से कौन गवर्नमेंट टू बिजनेस ई शासन सेवाएं प्रदान करता है। इसका जवाब है स्टूडेंट्स डी। और मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर गवर्नमेंट की जो ई शासन सेवाएं हैं वो और भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर श्रम सुविधा पोर्टल, दीप पोर्टल, परिवेश पोर्टल, उद्योग आधार, ये सारे के सारे गवर्नमेंट टू बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है ऑडी अल्टरम पार्टम का सिद्धांत इस विचार से निकटता से संबंधित है कि। स्टूडेंट्स दरअसल ये जो आपके सामने शब्द लिखा हुआ है ये एक प्रकार का लीगल मैक्सिम है, मतलब कि कानूनी भाषा आप यूं समझिए। अब ऐसे जो शब्द हैं ये मुख्य रूप से आपको द हिंदू के आर्टिकल्स के अंदर में दिखाई पड़ते हैं और यहां से कई बार प्रश्न भी उठ जाते हैं। तो इसका जो अर्थ है उसका अर्थ है कि किसी को सुने बिना दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मतलब कि अदालत में अगर मामला आता है तो दोनों पक्षों को सुने बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, मतलब ऑडी अल्टरम पार्टम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, पहला है एक जेएसपीएससी संबंधित राज्य विधायिका के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा गठित की जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दूसरा है राष्ट्रपति जेएसपीएससी के अध्यक्ष के साथ साथ इसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है वे अपना पद 6 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो धारण करते हैं। स्टूडेंट्स अब यहीं पर खेल हो गया। दरअसल यहां पर उम्र 65 साल नहीं होगी, यहां पर होगा 62 ईयर्स। तीसरा वाला गलत हो गया, तो ऐसे में जवाब क्या होगा, ए, केवल 1 और 2। आइए स्टूडेंट्स समाचारों के खंड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जरा पहले समाचार को। इसको पेज संख्या 6 से लिया गया है, GS2 पॉलिटी के साथ में हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। और समाचार है व्हाई द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल मैटर्स। स्टूडेंट्स आखिर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी वर्तमान में चर्चा में कैसे आ गया। दरअसल मामला ऐसा है कि मोबीक्विक नाम की एक डिजिटल वॉलेट कंपनी है और कहा यह जा रहा है कि इसके लगभग 9.9 करोड़ उपयोगकर्ताओं का डेटा चोरी हो गया है। और अगर यह बात सही साबित होती है तो यह भारत की सबसे बड़ी डेटा चोरी हो सकती है। और ऐसे में यूजर्स के डेटा का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संदर्भ में एक बिल भी लाया गया था जो कि संयुक्त संसदीय समिति के पास में पेंडिंग है। अब यहां पर हम लोग जरा कुछ जुड़ी हुई बातों को समझते हैं। देखिए वैश्विक महामारी के बढ़ने की वजह से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बड़ी तेजी से बढ़ावा मिला और डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ने का मतलब है कि जो उपयोगकर्ता हैं उनके डेटा की सुरक्षा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। हमारे पास जो वर्तमान में कानून है स्टूडेंट्स, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की अगर हम बात करें विशेष रूप से, तो वह यूजर्स के डेटा की सुरक्षा के संदर्भ में पर्याप्त नहीं दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विषय भी हैं, आइए जरा उन पर भी निगाह डालते हैं। देखिए अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पर डेटा की सुरक्षा और डेटा की निजता, इन दोनों को लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा जोड़ करके देखते हैं। और निश्चित रूप से इनमें संबंध तो है, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग आयामों पर स्थित हैं। डेटा की सुरक्षा करना
और जो उपयोगकर्ता है उसका जो निजी डेटा है उसका दुरुपयोग होने से रोकना और उपयोगकर्ता को वो साधन मुहैया कराना कि अगर उसके डेटा की निजता का उल्लंघन होता है तो वो कुछ कदम उठा सके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, ये दोनों बड़ी अलग अलग बातें हो जाती हैं। तो हमें इन दोनों चीजों को अलग अलग रूप में समझने की आवश्यकता होगी विशेष रूप से। अब भारत के अंदर में डेटा की निजता की अगर हम बात करें तो यह बात तब अधिक चर्चा में आई जब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त और बनाम भारत संघ मामले के अंदर में इस बात को स्वीकार किया कि निजता का अधिकार एक प्रकार का मूल अधिकार है। और इसी संदर्भ में डेटा की सुरक्षा के संबंध में कानून के निर्माण के लिए बी.एन. कृष्णा समिति का गठन किया गया। अब बी.एन. श्री कृष्णा समिति ने यूरोप के अंदर में डेटा सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हीं के सापेक्ष भारत के अंदर में भी डेटा की सुरक्षा और निजता के संदर्भ में कानून बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट सबमिट की। मैं आप लोगों को एक बात विशेष रूप से बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि यूरोप के अंदर में डेटा की सुरक्षा के लिए जीडीपीआर नाम का जो कानून है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन कानून माना जाता है डेटा की सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की निजता के संदर्भ में। इसीलिए उसका यहां पर संदर्भ उठाया गया। आइए जरा आगे देखते हैं हम लोग। अब जो वर्तमान विधेयक है इसके प्रमुख बिंदुओं पर अगर हम निगाह डालें तो सरकारी और निजी संस्थाएं दोनों के संदर्भ में डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास यहां पर किया गया है। डेटा की सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता दोनों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है, तो अच्छी बात है, अभी हम इसकी बात भी कर रहे थे। इसके बाद उपयोगकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत डेटा पर अधिकार और उन अधिकारों को लागू करने के संदर्भ में उनको अन्य अधिकार दिए जाने की प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया गया है कि अधिकार केवल जो है पेपर पर नहीं है, अधिकारों का उपयोग कैसे करेंगे उसके लिए भी एक मैकेनिज्म स्थापित करने की बात कही गई है। और उसी के संदर्भ में स्टूडेंट्स यहां पर स्वतंत्र और शक्तिशाली नियामक जिसका संबंध डेटा सुरक्षा के साथ में होगा ऐसे प्राधिकरण की स्थापना की बात भी कही गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन इस विधेयक के अंदर में कुछ चिंताएं भी निहित हैं, जैसे धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी को विधेयक का अनुपालन करने से छूट दे सकती है और ऐसे में अगर वो सरकारी एजेंसी किसी व्यक्ति के डेटा का दुरुपयोग करेगी, उसके निजता के अधिकार का अगर उल्लंघन करती है, तो फिर वह व्यक्ति अपने अधिकारों को लागू करवाने के संदर्भ में सरकारी एजेंसी के विरुद्ध क्या कदम उठा सकता है, इस पर अस्पष्टता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे अधिक चिंता का विषय है यहां पर वह यह है कि मान लीजिए कोई ऐसा उपयोग करता है जो कहता है कि हम अपने डेटा की प्रोसेसिंग को दी गई जो सहमति है उसको हम वापस लेना चाहते हैं, हमारे इस डेटा का उपयोग ना किया जाए। तो ये विधेयक ऐसे उपयोगकर्ताओं को कानूनी धमकी देता हुआ दिखाई पड़ता है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है कि अगर आप डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में अपनी सहमति को वापस लेते हैं। बहुत गंभीर बात है और इन सब विषयों को यहां पर एड्रेस करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कई सामाजिक कार्यकर्ता समूहों ने इस विधेयक के तहत सरकार को नागरिकों के डेटा के संदर्भ में दी गई छूट की आलोचना की है, जो हमने अभी देखा। अब यहां पर पक्ष विपक्ष दोनों को बहुत ध्यान से देख करके ही सरकार को निर्णय करना चाहिए, क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है ये। कहीं ऐसा ना हो कि इस कानून का उपयोग लोगों की निगरानी करने में और सरकार की जो विरोधी विचारधाराएं हैं उनका दमन करने में किया जाने लगे। और निश्चित रूप से ऐसे में हमारी जो लोकतांत्रिक छवि है उस पर कहीं ना कहीं सवाल पैदा हो जाते हैं। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अधिक से अधिक लोगों की सहमति किसी निर्णय में शामिल हो, और तब ही
लोकतांत्रिक निर्णयन प्रक्रिया सफल भी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है स्टूडेंट्स, पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS2 IR के साथ में इसको हम लोग जोड़ेंगे। एनफोर्सिंग क्लेम्स। अब कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है अमेरिका की नौसेना की तरफ से जिसने अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं उनको असहज कर दिया है। जबकि अभी कुछ समय पहले ही क्वाड के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एक सतत और समावेशी इंडो पैसिफिक को लेकर के दोनों देशों ने सहमति जताई है। आइए देखते हैं हालिया मामला है क्या। दरअसल स्टूडेंट्स, जो हालिया संदर्भ है, यहां पर अमेरिकी नौसेना के द्वारा एक जानकारी दी गई कि उन्होंने भारतीय समुद्री सीमा में बिना भारतीय शासन की अनुमति के एक ऑपरेशन को परफॉर्म। ये जो ऑपरेशन है ये अमेरिकी नौसेना की 7वीं फ्लीट है जिसका एक जहाज है USS जॉन पॉल जोन्स, उसके द्वारा किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच पिछले लंबे समय से रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग बड़ी तेजी के साथ में बढ़ा है। इसके अलावा इन्होंने जो वर्तमान घटनाक्रम कर दिया है ये भारत की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके खिलाफ है। इसके अलावा अमेरिका जो है ये कह रहा है कि जो उनका नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता के लिए जो अलग अलग वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए इस कदम को उठाया। वो UN क्लॉज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग UN क्लॉज की बात करें तो UN क्लॉज 200 नॉटिकल माइल तक किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को स्वीकार करता है और उस EEZ के अंदर में अगर कोई अन्य देश आकर के कोई गतिविधि करता है तो उसे संबंधित देश को जानकारी देनी होती है, उससे अनुमति प्राप्त करनी होती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ा विरोधाभास दिखाई पड़ता है अमेरिका की नीति के संदर्भ में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो शब्द बार बार आ रहे हैं, EEZ और UN क्लॉज, इनकी हम बात करेंगे। अच्छा, आप लोग ध्यान रखना कि ये जो है नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता, ये अमेरिका की नौसेना के द्वारा समुद्रों के अंदर में कई प्रकार के जो फ्री नेविगेशन के संदर्भ में ऑपरेशंस किए जाते हैं उनको संबोधित करता है। आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग यहां से। अब जरा हम लोग EEZ की अगर बात करें तो ये किसी देश के जो समुद्री तटरेखा की जो बेसलाइन होती है उससे 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक फैला होता है। बेसलाइन क्या होती है? सामान्य रूप से तट के साथ साथ जाने वाली निम्न जल रेखा को हम लोग बेसलाइन कहते हैं। और EEZ के अंदर में जो तटीय देश हैं उनको सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उनका दोहन, संरक्षण, प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि प्रादेशिक समुद्र के निकट होता है लेकिन उसके बाहर होता है। ध्यान रखना, उसमें शामिल नहीं होता। और एक बात और यहां पर ध्यान रखना कि 200 नॉटिकल माइल से आगे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो EEZ में शामिल नहीं होता है फिर। और EEZ के पास में जो सन्निहित क्षेत्र होता है वो इसके अंदर में शामिल होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, ये सब बड़े सारे टर्म आ गए। मानचित्र से देखिए, बढ़िया समझ में आएगा। ये है स्टूडेंट्स प्रादेशिक क्षेत्र, टेरिटोरियल सी। अब आप अगर यहां पर देख रहे हो तो आप लोगों को ये यहां से लेकर के यहां तक EEZ दिखाई पड़ रहा है और आप देखिए कि टेरिटोरियल सी इसके अंदर में शामिल नहीं है और कॉन्टेगुअस जोन जो है वो इसके अंदर में शामिल है। कॉन्टेगुअस जोन मतलब सन्निहित क्षेत्र। आप लोग यहां देखो, मैंने बताया है आपको, सन्निहित क्षेत्र शामिल है और प्रादेशिक समुद्र इससे बाहर है। मानचित्र में देख लीजिए आप लोग, ये देखिए बाहर है, ये शामिल है। अब इससे आगे जब बढ़ेंगे तो हाई सी हम लोग कह देते हैं। अब यहां से जब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं हाई सी की तरफ, डीप सी की तरफ स्टूडेंट्स, तो वो एक अंतरराष्ट्रीय समुद्र वाला क्षेत्र हो जाता है जहां पर किसी प्रकार के जो है किसी देश विशेष के कानून शामिल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से जरा। अब यहां पर स्टूडेंट्स अगला जो टर्म हमारे सामने आ रहा था वो था UN क्लॉज, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982। सबसे पहले तो आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सिग्नेचर के लिए 1982 में ओपन की गई थी और ये लागू हुई 1994 में जाकर के। और इसका जो है उद्देश्य क्या है? जो समुद्र हैं, जो समुद्री संसाधन हैं, उनके उपयोग के प्रति दुनिया के जो अलग अलग राष्ट्र हैं उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां उनको तय करना महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स।
विशेष रूप से देख लेंगे आप लोग इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी क्वाड की बात की थी कि भारत और अमेरिका के बीच लगातार सहयोग बढ़ रहा है, इंडो पैसिफिक की बात की थी। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो निश्चित रूप से यह भारत और अमेरिका के सह अस्तित्व पर सवाल खड़े करेंगी और नई दिल्ली के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वो वाशिंगटन से इस संदर्भ में क्लैरिफिकेशन जरूर ले कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारी संप्रभुता को भी खुली चुनौती है कि अगर क्वाड के देशों के मध्य में आपसी समझ ही बेहतर नहीं है तो फिर अन्य बाहरी चुनौतियों का सामना कैसे होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला समाचार है स्टूडेंट्स पेज संख्या 11 से, इसको भी GS2IR के साथ में जोड़ेंगे। सस्पिशियस ब्लैकआउट हिट्स ईरान न्यूक्लियर साइट। मैं जब इस समाचार को पढ़ रहा था तो मुझे हंसी सी आ रही थी कि किस तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कितने राज छिपे होते हैं और ईरान के अंदर में यह घटना घटी है नतांज के अंदर में। अब आप लोगों को नतांज जगह पता होने चाहिए क्योंकि ऐसे समाचारों से अक्सर आपके परीक्षा में जगहों के नाम उठा लिए जाते हैं कि नतांज किस देश में स्थित है बताइए, तो ईरान के अंदर में न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां की। आइए जरा देखते हैं। देखिए अभी लंबा वक्त नहीं हुआ है कि जब ईरान ने यूरेनियम को तेजी से समृद्ध करने में सक्षम नई सेंट्रीफ्यूज तकनीक को लागू किया और कुछ ही घंटों के बाद ईरान की जो भूमिगत नतांज परमाणु सुविधा है वहां बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि लगभग उसी समय के आसपास इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की मुलाकात भी हुई थी। मतलब संयोग देखिए, मैं कह कुछ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको घटनाओं का क्रम बता रहा हूं। और निश्चित रूप से यहां पर ईरान ने सवाल खड़ा किया है इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ऊपर में कि इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और ईरान ने कहा है कि हम पता लगा रहे हैं कि इसमें मोसाद शामिल है या नहीं। उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। अब हम देखते हैं अपने काम की चीज। अब देखिए ये मुलाकातें नहीं आएंगी आपके एग्जाम में, ये परमाणु यहाँ बिजली ठप हो गई थी, ये सब नहीं आने वाला तुम्हारे एग्जाम में। एग्जाम की बात को पकड़िए, मोसाद को चलो बहुत बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, तो बच्चों वाली बात हो गई कि मोसाद का संबंध इजरायल से है, वहां की खुफिया एजेंसी है। जरा और लेवल बढ़ाते हैं एग्जाम के हिसाब से, सिविल सेवा के मुताबिक चलिए आप। अब सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विशेष रूप से पैटर्न हम लोगों ने देखा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर में कई बार जो बड़ी प्रसिद्ध जगहें होती हैं उनकी मैचिंग पूछ लेते हैं। ईरान लगातार चर्चा में बना हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब नतांज ये तो बेचारी ऐसी जगह है कि करीब 10-15 साल हो गए इसको, गाहे बगाहे चर्चा में आ ही जाती है। तो ये न्यूक्लियर साइट है, नतांज है, फोर्दो है, अराक है, बुशहर है। बुशहर भी काफी चर्चा में रहता है। आप अगर इन दोनों पर विशेष ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फोर्दो और अराक भी कर लेंगे फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन इन दो को तो विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम लोग रिसर्च रिएक्टर्स की बात करें तो रामसर के क्षेत्र में, तेहरान में है, बोनाब में है। यहाँ पर अब देखो, अब ये रामसर है, इसी के नाम पर रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था आर्द्र भूमियों वाला। जोड़ दीजिए, देखो ऐसे ऐसे बिंदु जुड़ते हैं। कैस्पियन सागर का क्षेत्र है उसके पास में है, देखिए सब क्षेत्र। इसके अलावा यूरेनियम की जो खाने हैं वो लोकेशन आप लोग यहाँ से ये देख लीजिए। तो ये कुछ फेमस यहाँ पर साइट्स है ईरान के अंदर में जो कि आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है स्टूडेंट्स पेज संख्या 7 से, GS1 इंडियन हिस्ट्री के साथ में इसको हम लोग जोड़ेंगे। दरअसल ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चर्चा में इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दैट इज UGC ने इतिहास का जो स्नातक का पाठ्यक्रम है उसके संबंध में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। और यहाँ पर जो लेखक महोदय हैं उन्होंने ये कहा कि मुख्य रूप से जो औपनिवेशिक विचारधारा रही है कि किस तरह से अंग्रेजों के समय में भारतीय इतिहास को एक सांप्रदायिक रंग दिया गया। जेम्स मिल जैसे लोगों ने जब भारत के इतिहास की बातें उठाई तो उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास के बीच में बांटा। इसका एक सिंपल सा लॉजिक दिखाई पड़ता है कि कैसे वो भारत में डिवाइड एंड रूल को आगे बढ़ा रहे थे। अच्छा, बाद में फिर आकर के इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको चेंज किया गया और इस क्लासिफिकेशन को एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के नाम से रखा गया। अच्छा, नाम बदल दिया गया
लेकिन घटनाक्रम वही रहे, मतलब कि ड्रेस चेंज कर दी है, बाकी सब कुछ वही है। ये सब चीजें एक हद तक चलती रही, लेकिन आजादी के बाद से लेकर अब तक इतिहास विषय में कई सारे परिवर्तन आए हैं। जैसे अगर आप इस पैराग्राफ को देखेंगे तो यहां पर इस बारे में चर्चा की गई कि अब महिलाओं का समाज में क्या योगदान रहा, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, इतिहास के निर्माण में महिलाओं ने क्या योगदान किए, इन सब पर काफी चर्चाएं होती हैं। इसके अलावा चरवाहों का क्या योगदान रहा, आदिवासियों वनवासियों का क्या योगदान रहा इतिहास के अंदर में, उन सबकी भी खूब बातें होती हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि आजादी के बाद से भारत के अंदर में इतिहास को पढ़ने पढ़ाने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेखक ये कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उनको इन सारी बातों को समझना चाहिए था और उसके अनुसार नए पाठ्यक्रम के लिए गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एक काम करेंगे, थोड़ा सा इस आर्टिकल को ध्यान से देख लेंगे और थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया यहां पर लग जाता है तो चीजें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से। अगला समाचार पेज संख्या 6 से लिया गया है, GS2 पॉलिटी के साथ में इसको हम लोग जोड़ेंगे। दरअसल स्टूडेंट्स, ये जो समाचार है इसको हम लोग पश्चिम बंगाल के अंदर में जो कूच बिहार का क्षेत्र है वहां के चुनावी क्षेत्रों के अंदर में जो भयानक हिंसा भड़की, फिर वहां पर पुलिस के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया, उसको लेकर के चुनाव आयोग के ऊपर में कई सारे विशेषज्ञों ने सवाल खड़े किए। सबसे पहला सवाल यह खड़ा किया गया कि पश्चिम बंगाल के अंदर में जो चुनाव करवाए जा रहे हैं उनको 8 चरणों तक जो आगे ले जाया गया है, इसमें सत्ता पक्ष को जो केंद्र में है उसको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इस संदर्भ में चुनाव आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड काफी सवालों में रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों के संदर्भ में वो हिंसा को रोकने में बहुत सफल नहीं हो पाए। अब जरा आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये भारत के अंदर में कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग समय पर चुनाव आयोग के ऊपर में इस संदर्भ में आरोप लगाते रहे हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि लोकतंत्र के अंदर में निष्पक्ष चुनाव और पारदर्शी चुनाव वो उसकी जान होते हैं, और अगर यहां पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगेंगे ऐसी महत्वपूर्ण संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर में, तो निश्चित रूप से ये भारतीय चुनावी इतिहास के संदर्भ में बेहतर नहीं कहा जाएगा। और यहां पर लेखक इस बात की तरफ भी ध्यान खींचते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग की अपनी एक गरिमा है, उसने अपनी एक प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लेकिन प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लगातार काम करना दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। यहां पर एक ये भी संदर्भ दिया गया है कि कैसे जब नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जब वो गुजरात के स्वयं मुख्यमंत्री थे तब वो भी कई बार चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े करते थे। अच्छा, एक और यहां पर बड़ी अच्छी बात ध्यान देने वाली है कि यह भी लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि असहमति का अधिकार हमेशा बना रहता है और संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी आलोचना को सुन करके इस बात को तय करें कि कहीं पर अगर कमी छूटी है तो उसको सुधारा जाए। और खास तौर पर चुनावों के दौरान हिंसा ये बहुत गंभीर मसला हो जाता है और इसको रोकने के लिए गंभीर प्रयास होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं जरा हम लोग। पहला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है, प्रकाश स्तंभों को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। दूसरा है, मंत्रालय उन्हें सागरमाला परियोजना के तहत पर्यटन हब के रूप में विकसित करना चाहता है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। स्टूडेंट्स, अगर आज का आप द हिंदू पढ़ेंगे तो वहां पर उड़ीसा के संदर्भ में यह न्यूज आई है, तो एक बार उस न्यूज को देखेंगे और फिर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह एशियाई हाथियों की आबादी वाला आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है। बहुत बड़ी हिंट हो गई आंध्र प्रदेश की। 1983 से 1986 के बीच हाथियों ने एक व्यवहार्य संख्या में तमिलनाडु के होसूर, धर्मपुरी के जंगलों और कर्नाटक के अनेकाल बन्नेरघट्टा से अन्य क्षेत्रों में वैकल्पिक आवास स्थानों की तलाश हेतु अपनी यात्रा शुरू की। लगभग 39 हाथी आंध्र प्रदेश के जंगलों में चले गए।
यह एक ऐसा राज्य है जहां लगभग 200 वर्षों तक कोई हाथी नहीं था। इस घटना ने सरकार को 1990 में अभयारण्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। यह विवरण किस संरक्षित क्षेत्र का उल्लेख करता है? कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, कंबालकोंडा वन्यजीव अभयारण्य, कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य। आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है, हाल ही में चर्चा में रहा सफरी शब्द किसको संदर्भित करता है? तो विकल्प है हमारे सामने, ICAR द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च उपज वाले चावल की एक नई किस्म, अग्रिम करों का भुगतान करने के लिए एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म, मत्स्य उत्पादों के लिए एक प्रमाणन योजना और पोटास से भरपूर एक नया जैविक उर्वरक जो फसलों की रोपाई के समय उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, थ्वाइट्स हिमनद जिसे डूम्सडे हिमनद भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? हिमालय, आर्कटिक, अंटार्कटिका और आल्प्स। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से देखते हैं एक प्रश्न। स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूछने का हमारा जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य आपको ये बताना और सिखाना होता है कि कैसे यूपीएससी के अंदर में प्रश्न बनाए जाते हैं। देखिए कई बारी बच्चे कहते हैं कि सर प्रश्न तो वहां रिपीट नहीं होते। अच्छा, ये बात एक हद तक ठीक है, लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे ना तो आपको ये आइडिया लगेगा कि प्रश्न को पूछने का तरीका क्या है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और अगर आप ये समझ गए तो समाचार पढ़ते हुए, किताब पढ़ते हुए आप तुरंत ये समझेंगे कि यहां से प्रश्न कैसा बन सकता है। और इतनी गंभीर चीज अगर आप सीख गए तो आप अपने सक्सेस के उतने ही करीब पहुंच जाएंगे। आइए देखिए प्रश्न क्या है। भारत में पूर्व पैक वस्तुओं के संदर्भ में निर्माता को खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी मुख्य लेबल पर अंकित करनी अनिवार्य है? पहला है योजक सहित अवयवों की सूची, दूसरा पोषण जानकारी, तीसरा किसी भी एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के बारे में चिकित्सा पेशे द्वारा की गई सिफारिशें अगर कोई हो तो, चौथा शाकाहारी / मांसाहारी। कूट है आपके सामने, पहला 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, केवल 1 और 4। आइए आगे बढ़ते हैं और मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की जरूरत पर प्रकाश डालिए। 250 शब्द, 15 अंक। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग डेटा सुरक्षा के महत्व को बताएंगे भूमिका में, उसके बाद इस बिल की जरूरत क्या है, इस बिल का परिचय आप देंगे, फिर डेटा की निजता और डेटा की सुरक्षा इन दोनों के संदर्भों को बताएंगे। बिल से संबंधित जो चिंताएं हैं उनको भी आप लोग यहाँ रखेंगे। अगर यूरोप का GDPR को भी यहाँ पर संदर्भित कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पुट्टा स्वामी मामला, इसके अलावा BN श्री कृष्णा समिति की बात कर देंगे तो बहुत अच्छा आपका मुख्य भाग बन जाएगा। फिर इसके बाद निहित चिंताओं के समाधान को लिखते हुए उत्तर को आप समाप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चुनावी हिंसा को रोकने में चुनाव आयोग क्या कदम उठा सकता है, चर्चा कीजिए। तो अब जब इसकी हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले चुनावी हिंसा का लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है उसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद चुनावी हिंसा के जो अलग अलग रूप हमको दिखाई पड़ते हैं हम उनकी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई चुनावी हिंसा, इसको आप डिजिटल के साथ में भी जोड़ देंगे, सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त निष्पक्ष चुनावों के ऊपर में लगातार जो सवाल हमको दिखाई पड़ते हैं उनका निराकरण कैसे होगा, और चुनावी हिंसा अगर होती है तो सवाल ये और गंभीर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा चुनाव आयोग कैसे इन समस्याओं को रोकने के लिए प्रयास कर सकता है। निष्कर्ष में आप लोग इस लाइन को जरूर लिखें कि लोकतंत्र में लोक का भरोसा, क्योंकि लोकतंत्र लोक से ही मिलकर बनता है, जनता का तंत्र है, उसका भरोसा बना रहे, इसके लिए चुनावी हिंसा को रोकना अत्यंत आवश्यक है। और जो यहाँ समाधान के कुछ एक उपसंहार वाले बिंदु हो सकते हैं उनको जोड़ देंगे तो निष्कर्ष आपका पूरा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। कोविड-19 का संक्रमण बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है, आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिए और आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।